नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज हम इस पुस्तक का 5वां पाठ जिसका शीर्षक है नई समस्याएं, इसके अंतर्गत एक शीर्षक का भावार्थ देखने जा रहे हैं। वैसे तो इस पाठ में बहुत सारे छोटे छोटे शीर्षक दिए गए हैं जिनके वीडियोस समय समय पर मैं अपलोड करती आई हूँ। आज इस पाठ का ये अंतिम शीर्षक है जो कुछ इस तरह से है, भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि, इंग्लैंड के दो रूप। और आज का जो ये शीर्षक है वो इस पाठ का 9वां और अंतिम भाग है। तो आइए देखते हैं भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि और इंग्लैंड के किन दो रूपों के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू हमें इस शीर्षक के अंतर्गत बता रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो शीर्षक है भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि, इंग्लैंड के दो रूप। आर्थिक पृष्ठभूमि का मतलब है इकोनॉमिक बैकग्राउंड। हमारे देश की आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी थी? आर्थिक रूप से हमारा भारत कमजोर था या आर्थिक रूप से हमारा भारत बहुत मजबूत था? इस चीज को हम इन बिंदुओं के अंतर्गत देखेंगे। और यहाँ पर इंग्लैंड के दो रूपों के बारे में भी बताया गया है, उसका भी स्पष्टीकरण हमें इस भाग में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य कार्य, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अंग्रेज जो थे उन्होंने अपने व्यापार के सिलसिले में यहाँ पर एक कंपनी की स्थापना की थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी जब शुरुआत में बनाई गई थी तो इसका मुख्य कार्य क्या था? इसका मुख्य कार्य था आरंभ में भारतीय माल यूरोप में बेचना। अब यहाँ पर उस वक्त यूरोप जो था वहाँ पर एक बहुत बड़ा बाजार था जहाँ पर कि ब्रिटिश जो थे वो भारतीय माल ले जा करके बेचा करते थे और यही उनका मुख्य कार्य। कंपनी को बहुत लाभ हुआ भारतीय माल यूरोप के बाजार में बेचने पर। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसे बहुत ज्यादा लाभ हो रहा था। भारतीय कारीगरों द्वारा बनाया माल बहुत अच्छा था। यहाँ पर जो भारतीय कारीगर थे और जो अपने पारंपरिक तरीकों से जो सामान बनाते थे उसकी बहुत डिमांड थी, बहुत मांग थी यूरोप के बाजार में और उसे लोग बहुत पसंद भी कर रहे थे। इंग्लैंड में मशीनों से बने माल से भी ज़्यादा पसंद किया जाने लगा। इंग्लैंड में उस वक्त तक औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बन रहे थे, कारखाने बन रहे थे, मशीनों के द्वारा सामान बनाया जा रहा था। लेकिन इंग्लैंड में मशीनों से बने माल की तुलना में भारत के सामान को, भारत के माल को ज़्यादा पसंद किया जा रहा था। भारत में बनी चीज़ें इंग्लैंड में भरी रहती थी। उस वक्त की स्थिति ऐसी थी कि भारत में बनी हुई चीज़ों का निर्यात मतलब इंपोर्ट, जो अंग्रेज लोग हैं वो इंग्लैंड किया करते थे और इंग्लैंड के जो बाजार थे वो भारतीय सामानों से हमेशा भरे रहते थे। भारी चुंगी कर लगाकर भारतीय वस्तुओं का इंग्लैंड भेजना बंद करना पड़ा। अब भारत की वस्तुएं इंग्लैंड लाने से रोकने के लिए भारतीय जो वस्तुएं थी जिसे यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था उस पर चुंगी कर लगा दिया गया, बहुत भारी चुंगी कर लगा दिया गया। चुंगी कर जो होता है वो एक तरह का टैक्स होता है जो यहाँ के जो लोग हैं जो अपना सामान इंग्लैंड भेजना चाहते हैं उन्हें ये जो टैक्स है वो इंग्लैंड सरकार को देना होता है। यहाँ के जो भारतीय कारीगर या भारतीय व्यापारी जो थे वो अपना सामान इंग्लैंड के बाजार में बेचने से हिचकने लगे और उन्होंने अपना सामान इंग्लैंड भेजना बंद कर दिया। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद है भारत के आर्थिक ढांचे का विनाश। अब यहाँ पर जो भारत का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, आर्थिक ढांचे का अर्थ यह है कि यहाँ पर जो व्यापारी लोग थे या जो कारीगर लोग थे वो किस तरह का सामान बनाया करते थे, उसे बेचकर उन्हें किस तरह का धन प्राप्त होता था। सारे काम जिसे करने के बाद उन्हें आर्थिक लाभ होता है उसे कहा जाता है आर्थिक ढांचा। तो यहाँ पर धीरे धीरे आर्थिक ढांचे का विनाश आखिर क्यों होने लगा? ईस्ट इंडिया कंपनी केवल धन कमाना चाहती थी। यहाँ पर इसके पीछे भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही हाथ था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इसीलिए स्थापित की गई थी कि अंग्रेज ज्यादा से ज्यादा धन कमा सके और ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ एक ही मकसद था और वो था सिर्फ धन कमाना। भारतीय औद्योगिक तंत्र पुराने तरीके से काम करते थे। भारत में जो छोटे छोटे उद्योग थे, ज्यादातर यहाँ पर कुटीर उद्योग चलाए जाते थे। कुटीर उद्योग का मतलब होता है कॉटेज इंडस्ट्रीज। घरों में बहुत ही छोटे से जगह में कोई ऐसा कारखाना स्थापित किया जाता है जिसे बहुत कम लोग मिलकर के चलाते हैं। वहां पर हाथ से बनी हुई चीजें बनाई जाती थी और जिसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एडवांस मशीनों की भी ज़रूरत नहीं होती थी। जो पारंपरिक उनके औजार थे, जो इक्विपमेंट्स थे, उन्हीं से वो सारी चीज़ें तैयार की जाती थी। तो इसीलिए कहा गया है कि औद्योगिक तंत्र जो था, जो सिस्टम था यहाँ पर सामान बनाने का, वो बहुत ही पुराना था। वो अभी भी पारंपरिक तरीके से ही जो चीज़ें हैं वो बनाने का काम किया करते थे। भारत औद्योगिकरण वाले देशों से मुकाबला नहीं कर सकता था।
अंग्रेजों को ये लगने लगा कि कुछ देश जो कि औद्योगिकरण की नीति अपना चुके हैं, वहाँ पर उद्योगों का बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है, बहुत सारे कारखानों का निर्माण किया गया है, मशीनों के द्वारा काम किया जा रहा है, ऐसे देशों से हमारा जो भारत है वो कभी भी मुकाबला नहीं कर सकेगा। अंग्रेजों ने भारत के अर्थतंत्र को पूरी तरह नष्ट कर दिया और इसी चीज को सोचते हुए अंग्रेजों ने धीरे धीरे यहाँ पर जो अर्थतंत्र था, जो इस तरह से काम करने के जो पारंपरिक तरीके थे, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज थे, जो कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्रीज थे, उन सब को धीरे धीरे अंग्रेजों ने नष्ट करना शुरू कर दिया। नए कल कारखाने लगाए गए और इसकी जगह पर बड़े बड़े कारखानों की स्थापना की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का निर्माण हो सके और कम समय में उन वस्तुओं को बनाया जा सके। कपड़ा बुनने की मशीन का आविष्कार, ये वो समय था जब कपड़ा बुनने के लिए मशीनों का आविष्कार भी हो चुका था। कपड़ा काटने की कला, इंजन और मशीन भी बने और यहाँ पर जो पारंपरिक तरीका था कपड़ा काटने का या बनाने का, उस चीज को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लूम, अंग्रेजी में उसे लूम कहा जाता है, एक लकड़ी का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके माध्यम से कपड़ा बुना जाता है। तो वो सारी जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे खत्म कर दी गई और इंजन और मशीनों की सहायता से कपड़ा बुनने का काम शुरू कर दिया गया। अंग्रेज अधिक से अधिक उन्नति करना चाहते थे। यहाँ पर ये जो सारे बदलाव भारत में हो रहे थे, ये भारत को प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए नहीं थे, सिर्फ अंग्रेज जो थे वो लाभ कमाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये सारे बदलाव जो हैं भारत में करना आरंभ कर दिया। तो आइए देखते हैं आगे और क्या क्या चीजें हमारे भारत में घट रही थी। अब यहाँ पर जो स्थिति भारत में चल रही थी उसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वशक्तिमान बनी। अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सिर्फ धन कमाना चाहती थी और इसी कारण दिन बर दिन वो सर्वशक्तिमान बनती जा रही थी। सर्वशक्तिमान बनने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अगला कदम था वो क्या था? राजनीतिक हस्तक्षेप भी आरंभ। अब यहाँ पर भारत की जो राजनीति थी उसमें भी उन्होंने अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। यहाँ पर भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे नियम कानून जो है उसे बदलना शुरू कर दिया जो कि उनके लिए लाभकारी थे। अब इस तरह से भारत की राजनीतिक क्षेत्र में भी वो घुसते चले गए। मुख्य उद्देश्य केवल धन कमाना था। यहाँ पर भी उनका मुख्य उद्देश्य जो था सिर्फ धन कमाना था। उन्हें पता था कि अगर राजनीतिक क्षेत्र भी उनके हाथ में आ जाता है तो जो भी नियम कानून उनके लिए लाभकारी हैं, जो उन्हें फायदा पहुंचाने वाले हैं, उस तरह के नियम वो आसानी से बना सकते हैं। एडम स्मिथ ने सन 1776 में लिखा है। अब एडम स्मिथ जो थे एक अर्थशास्त्री थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका शीर्षक था द वेल्थ ऑफ नेशन। इस पुस्तक में उन्होंने भारत की स्थिति के बारे में लिखा है। वो क्या लिखा है आइए देखते हैं। एकमात्र व्यापारियों की कंपनी की सरकार किसी भी देश के लिए सबसे बुरी सरकार है। यहाँ पर एकमात्र व्यापारियों की कंपनी, यहाँ पर व्यापारियों की कंपनी भारत में एक ही थी और वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये जो कंपनी है वो अगर सरकार के रूप में किसी देश में काम करने लगे, मतलब वहाँ के राजनीतिक क्षेत्र को भी वो अपने कब्जे में ले ले और देश के हर फैसले को वो अपने हिसाब से लेने लगे, तो ऐसी जो सरकार होगी वो किसी भी देश के लिए सबसे बुरी सरकार होगी, क्योंकि ऐसी सरकार कभी भी देश का भला नहीं चाहेगी, देश के लोगों का भला नहीं चाहेगी। ऐसी सरकार सिर्फ अपने व्यापार के फायदे के लिए काम करेगी, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए काम करेगी। तो ये बिल्कुल सही बात जो है एडम स्मिथ जो एक अर्थशास्त्री थे उन्होंने भारत के लिए लिखी है। तो आइए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर भारत में ये बहुत सारे बदलाव हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड में भी बहुत सारे बदलाव देखे जा रहे थे। बहुत सारे रूप जो हैं इंग्लैंड में भी देखे जा रहे थे। तो आइए देखते हैं इंग्लैंड का वास्तविक रूप। उस वक्त इंग्लैंड में क्या कुछ घट रहा था इसके बारे में हम इन बिंदुओं के अंतर्गत देखेंगे। सबसे पहला है, बहुत बदलाव हो रहे थे। इंग्लैंड में भी बहुत सारे बदलाव हो रहे थे और ये बदलाव 1600 ईस्वी में ज्यादा देखे गए थे। 1600 ईस्वी में क्या हो रहा था इंग्लैंड में? रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। रानी एलिजाबेथ जो थी वहां की रानी, जो कि वहां का शासन चलाया करती थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वहां पर की थी। ये वो समय था जब शेक्सपियर जीवित थे। अब यहाँ पर शेक्सपियर का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये वही समय था जब शेक्सपियर जो थे वहां पर जीवित थे। शेक्सपियर एक अंग्रेजी के कवि, नाटककार, लेखक माने जाते थे और इनकी लिखी हुई रचनाएं जो हैं आज भी हम अंग्रेजी साहित्य में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर शेक्सपियर जो थे वो उस वक्त जीवित थे। इसी के साथ 1608 में मिल्टन का जन्म हुआ। अब यहाँ पर मिल्टन, जिनका पूरा नाम जॉन मिल्टन था, इनका भी जन्म 1608 ईस्वी में हुआ था और ये भी अंग्रेजी साहित्य के एक जाने माने कवि थे। तो यहाँ पर ये वो समय था जबकि महान लेखक, कवि, नाटककार इंग्लैंड में हुआ करते थे।
अब इसके बाद हैब्डेन और कॉमवेल सामने आए। अब यहाँ पर हैब्डेन और कॉमवेल जो थे वो अंग्रेजी जनरल और राजनेता थे। अब यहाँ पर ये वो समय था जबकि राजनीतिक क्रांति इंग्लैंड में आरंभ हो चुकी थी। बहुत सारे ऐसे युद्ध हो रहे थे इंग्लैंड के अंदर ही। अपनी सत्ता बनाने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए समूहों में लोग लड़ाई कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। उस वक्त हैम्डेन और कॉमवेल जो थे उन्होंने भी इस युद्ध में भाग लिया था। तो ये जो दौर था उस वक्त इंग्लैंड का, वो राजनीतिक उथल पुथल का था। बहुत सारे राजनीतिक बदलाव वहां पर हो रहे थे। तो आइए देखते हैं, ये तो कुछ रूप इंग्लैंड के दिखाए गए हैं, इसके अलावा भी और क्या बातें बताई गई हैं इंग्लैंड के बारे में। अब इसके बाद 1660 ईस्वी में इंग्लैंड में कुछ और बदलाव देखे जा रहे थे। वो कौन से बदलाव थे? सबसे पहला था रॉयल सोसाइटी की स्थापना। अब यहाँ पर रॉयल सोसाइटी की स्थापना की गई। रॉयल सोसाइटी की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति को बढ़ावा देना। अब यहाँ पर विज्ञान के क्षेत्र में जो युवा वर्ग थे उन्हें बढ़ावा देने के लिए इस सोसाइटी की स्थापना की गई थी, क्योंकि उस वक्त तक लोगों को इस बात का एहसास हो चुका था कि अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है, उन्नति के रास्ते पर आगे लेके जाना है, तो हमें विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा प्रगति करनी पड़ेगी। तो इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने रॉयल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इस तरह से 3 तरह के बदलाव हम वहां पर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ये जो 3 तरह के अलग अलग रूप हमने इंग्लैंड के देखे हैं, इन 3 रूपों के कारण उस वक्त किस तरह का दौर वहां पर चल रहा था, किस तरह का वातावरण वहां इंग्लैंड में देखा जाता था। सबसे पहला है शेक्सपियर और मिल्टन का दौर। यहाँ पर जब शेक्सपियर और मिल्टन जैसे लेखक और कवि, नाटककार हुआ करते थे, उस वक्त किस तरह की स्थिति वहाँ पर थी? बातों में शालीनता। लोग जो थे एक दूसरे से बहुत ही शालीन व्यवहार करते थे, उनकी बातों में भी शालीनता साफ झलक। लेखन का महत्व, लेखन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। इस तरह के जो लेखक और कवि या नाटककार थे उनका बहुत मान सम्मान समाज में होता था। बहादुरी के कारनामे, ये ऐसा समय था जबकि बहादुरी के बहुत सारे कारनामे भी सुनने को मिलते थे। बहुत सारे ऐसे जाबाज लोग थे, बहुत सारे ऐसे बहादुर लोग थे जिन्होंने बहुत सारे बहादुरी के कारनामे किए थे। तो ये जो पहला दौर था उसमें इस तरह का माहौल इंग्लैंड में देखा जा रहा था। आइए देखते हैं आगे क्या है। अब इसके बाद है राजनीतिक क्रांति का दौर। इस दौर में इस समय क्या कुछ वहां पर घट रहा था, आइए देखते हैं। रॉयल सोसाइटी की स्थापना। अब इस राजनीतिक क्रांति के दौर में ही रॉयल सोसाइटी की स्थापना भी की गई थी, और जैसा कि हमें पता है रॉयल सोसाइटी की स्थापना सिर्फ विज्ञान और तकनीक में प्रगति के लिए की गई। इसके साथ ही स्वाधीनता के लिए संघर्ष। यहाँ पर उस वक्त बहुत सारे संघर्ष भी देखे जा रहे थे। इंग्लैंड में बहुत सारे गृह युद्ध भी चल रहे थे, मतलब इंग्लैंड के अंदर ही लोग जो है आपस में लड़ रहे थे। अब ये था दूसरा दौर। तीसरे दौर में सामंतवाद और प्रतिक्रियावाद का दौर था। अब यहाँ पर सामंतवाद और प्रतिक्रियावाद का मतलब समझना बहुत आवश्यक है। अब यहाँ पर सामंतवाद का मतलब है किसी भी राज्य की जो अधिकांश जमीन है, वहाँ की जो भूमि है, वो अगर जो शक्तिशाली लोग हैं उनके हाथ में रहती है, जैसे कि वहाँ के राजा हैं, जमींदार हैं, मुखिया हैं, इस तरह के लोगों के हाथ में रहती है, और इस जमीन में जो किसान है वो सिर्फ मेहनत मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, और बहुत ही थोड़ा लाभ किसानों को दिया जाता है, और उस जमीन में होने वाले अनाज का जो फायदा होता है वो ज्यादातर इस तरह के शक्तिशाली लोगों को ही जाता है। ऐसी व्यवस्था को ही सामंतवाद कहा जाता है। तो उस वक्त इंग्लैंड में सामंतवाद भी देखा जा रहा था, और इसके साथ ही साथ प्रतिक्रियावाद। प्रतिक्रियावाद का मतलब होता है किसी भी पुरानी परंपरा या मान्यताओं को जब कोई बदलना चाहता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी नई विचारधारा के साथ आते हैं और ये पुरानी परंपराओं को बदलना चाहते हैं, तो जो दूसरे लोग हैं वो इसका विरोध करते हैं, वो पुरानी परंपराओं को बदलने नहीं देते। तो ये जो इंग्लैंड में है उस वक्त इस तरह की स्थिति भी देखी जा रही थी। बहुत सारी पुरानी चीज़ों को लोग बदलना चाहते थे, लेकिन उसके खिलाफ दूसरे लोग खड़े हो जाते थे और उन चीज़ों को बदलने वो नहीं दे रहे थे। तो इस तरह से इंग्लैंड में सामंतवाद और प्रतिक्रियावाद का दौर उस वक्त चल रहा था। अब इस दौर में, इस परिस्थिति में क्या कुछ हो रहा था, आइए देखते हैं। बर्बर दंड प्रावधान। उस वक्त जो लोग हैं वो तो यहाँ पर उस वक्त के लोग अगर राजा की बात नहीं मानते थे तो उन्हें बहुत ही कठोर दंड दिया जाता था। इसके साथ नृशंस व्यवहार, नृशंस मतलब बहुत ही बुरा व्यवहार उनके साथ किया जाता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि उनकी हत्या कर दी जाती थी, चौराहे पर उन्हें फांसी पर लटका करके उन्हें मार दिया जाता था, ताकि इस डर से दूसरे लोग जो हैं वो शासन के खिलाफ आवाज ना उठा सके। सामंतवाद से प्रभावित सभी लोग, सामंतवादी जो व्यवहार था राजाओं का उससे प्रभावित थी। इनमें से कौन सा इंग्लैंड भारत आया? अब ये 3 तरह के जो दौर उस वक्त चल रहे थे,
इनमें से कौन सा इंग्लैंड हमारे भारत में आया था? इंग्लैंड तो एक ही था, लेकिन परिस्थितियां उस वक्त की अलग अलग थी। तो यहाँ पर किस विचारधारा को लेकर के जो इंग्लैंड के लोग थे, जो ब्रिटिश साम्राज्य के लोग थे, वो हमारे भारत में आए थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हमसे पूछ रहे हैं। सभी दौर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश में ये जो 3 तरह के दौर चल रहे थे वो एक एक करके खत्म होते गए। एक दौर का प्रभाव जो है वो दूसरे दौर पर अवश्य देखा जा रहा था। तो आइए देखते हैं आगे क्या कहा गया है। अब इसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्र होना और भारत का स्वतंत्रता खोना। यहाँ पर एक चीज ऐसी हुई थी जो कि बिल्कुल एक ही समय में घटित हुई थी। वो क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य, जिसने कि संयुक्त राज्य अमेरिका पर भी अपना अधिकार कर लिया था, उसे भी अपना गुलाम बना लिया था। लेकिन ये वो समय था जब संयुक्त राज्य अमेरिका जो था वो ब्रिटिश साम्राज्य से अलग हो गया था, उसकी गुलामी से मुक्त हो गया था। लेकिन यहाँ पर उसी समय, ये वही समय था जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता जो है वो खो दी थी, अर्थात भारत जो है ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम बन गया था। अमेरिका द्वारा बिना संकोच नई विचारधारा को अपनाना। अब अमेरिका जो है वो जैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी से मुक्त हुआ, स्वतंत्र हुआ, उसने बिना किसी संकोच के नई विचारधारा को अपना लिया। अब यहाँ पर अमेरिका ने स्वतंत्र होते ही अपनी उन्नति, अपनी प्रगति के लिए सोचना शुरू कर दिया, और जो भी चीज़ें उसे अपनानी थी अपनी उन्नति के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसने वो सारी चीज़ों को बिना संकोच के अपना लिया। भारत अपनी प्राचीन स्मृतियों और परंपराओं में जकड़ा था। लेकिन भारत, उस वक्त का जो भारत था, वो अभी भी अपनी प्राचीन स्मृतियों, यादों में और अपनी परंपराओं में जकड़ा हुआ था। वो उन चीज़ों से बाहर नहीं आना चाहता। भारतीयों द्वारा स्वराज के लिए लंबा संघर्ष, और यही कारण था कि जो भारतीय लोग थे वो कई सौ सालों तक ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम बने रहे, और अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए उन्हें एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। अब यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के बारे में एक और चीज कह रहे हैं। वो कहते हैं कि यदि भारत गुलाम ना होता तो भारतीय अधिक स्वतंत्र और समृद्ध होते। एक समय भारत जो है उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत एक बहुत ही समृद्ध देश था। यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, परंपराएं, हर चीज बहुत ही समृद्धि लिए हुए थी। लेकिन यहाँ पर भारत अगर अंग्रेजों का गुलाम नहीं होता तो आज का जो भारत है वो कुछ और ही उसका रूप होता, वो प्रगति की राह पर बहुत आगे जा चुका होता। भारतीय विज्ञान और कला के क्षेत्र में कहीं अधिक भारतीय विज्ञान और कला के क्षेत्र में भी कहीं अधिक आगे होते। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय जो थे, इनकी विज्ञान और कला की समझ इतनी अच्छी थी कि आज अगर वो इतने 100 सालों की गुलामी में अगर ये जकड़ न गए होते तो आज ये विज्ञान और कला के क्षेत्र में किसी भी और देश से कहीं आगे होते। तो इस तरह से अंग्रेजों की चालाकी के कारण इतने 100 सालों तक भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम बना रहा। तो बच्चों, पाठ 5 नई समस्याएं, इसका जो ये अंतिम शीर्षक था, भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि, इंग्लैंड के 2 रूप, इसका भावार्थ भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अन्य पाठ के भावार्थ भी हम अवश्य देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।